यशपाल वेलकम्स यू ऑल। एज वी ऑल नो, क्लास 12th का बायोलॉजी का जो पेपर है इट विल बी हेल्ड ऑन द 16th ऑफ मार्च एंड टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको कवर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, आज उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मोरोवर आई हैव नेम दिस टॉपिक एज द इम्पॉर्टेंट एनालिसिस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, right? It is for class 12th biology students and it will definitely help you because सही समय पर सही स्ट्रेटेजी सही गाइडलाइंस अगर मिल जाए तो चीज़ें बदल जाती हैं। मैंने अपना सारे के सारे स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रेडिक्शन, इन सारी चीज़ों को अगर मैं देखूँ और सारी चीज़ों को अगर लगाऊँ तो अकॉर्डिंग टू मी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। आप लोगों के पास में ओवरऑल में 5 यूनिट्स किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले में आपके पास में पूरी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट आएगी, लेटर ऑन आपके पास में जेनेटिक्स की यूनिट आएगी, थर्ड वन आपके पास में माइक्रोब्स वाली यूनिट आई एंड फोर्थ आपके पास में बायोटेक की यूनिट आई एंड लास्ट आपके पास में इकोलॉजी वाली यूनिट आई। अब बात निकल करके आती है, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस यूनिट में गेन कर सकते हैं या व्हाट आर द यूनिट्स दैट कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ द पेपर। तो सबसे पहली जो चीज़ निकल करके आती है दैट इज द जेनेटिक्स, सबसे पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ निकल करके आती है दैट इज बायोटेक। जेनेटिक्स में आपके पास में 3 चैप्टर रहेंगे, 3 चैप्टर आपको नाम भी पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा आपके पास में जेनेटिक्स वाला खुद का आता है एंड तीसरे आपके पास में इवोल्यूशन वाला टॉपिक आया। बायोटेक में आपके पास में गिनती के 2 चैप्टर। जेनेटिक्स के 3 चैप्टर कंस्टिट्यूट करते हैं अराउंड 15 to 18 मार्क्स आउट ऑफ 70, वाइल बायोटेक के गिनती के 2 चैप्टर आपको कंस्टिट्यूट करते हैं 12 से 14 मार्क्स का वेटेज, राइट। तो एज पर मी अगर देखा जाए तो बायोटेक को पहले प्रेफरेंस रखें और जेनेटिक्स को दूसरे नंबर पर, क्योंकि वहाँ पर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं और यहाँ पर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। बायोटेक्नोलॉजी पूरी तरीके से टेक्निकल पोर्शन है और इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोनों यूनिट्स की कि अगर ये यूनिट्स आपने पहले से प्रिपेयर नहीं की हैं, पहले से आपने पढ़ी नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पर हो सकता है आपको उतने अच्छे से समझ में ना आ पाए। Similarly, for the genetics is completely a technical portion that requires someone to explain the concepts, right? लेकिन अगर बच्चे की ये दोनों यूनिट्स ठीक से प्रिपेयर नहीं है या बच्चे ने एट दैट मोमेंट तब पहले नहीं पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुद को पहले सेफ साइड पर लेकर के आओ। ज़रूरी नहीं कि आप टेक्निकल पोर्शन में अपना सारा का सारा टाइम दे दो, जिसकी वजह से आगे मार्क्स में भी दिक्कत आ जाए। इसीलिए प्रिपेयर गो फॉर द रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन, राइट। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या माइक्रोब्स इन डेली लाइफ इस तरीके का ये जो पूरी यूनिट है आपके पास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, एंड इट्स ऑल्सो कम्प्लीटली अ थ्योरेटिकल पोर्शन एंड इकोलॉजी इज ऑल्सो थ्योरेटिकल। आपको अगर टेक्निकल पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप थ्योरेटिकल को पढ़कर भी अपने आप को सेफ साइड में रख सकते हैं। अब किस यूनिट में कौन से टॉपिक या कौन से कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि मार्क्स गेनिंग है, इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन से। जैसे अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक की या यूनिट की, तो रिप्रोडक्शन में से जो पहली वाली यूनिट, पहला वाला चैप्टर था रिप्रोडक्शन में, इट्स कम्प्लीटली डिडक्टेड फ्रॉम द सीबीएसई ने पहला वाला चैप्टर हटा दिया। तो आपके पास में जो पहला चैप्टर निकल करके आएगा दैट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इस चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से निकल करके आ सकते हैं। देखिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करके एक चैप्टर था जो कि बच्चों ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई कि जैसे अगर आपको रिप्रोडक्टिव लाइफ को समझना है, देन डिवाइड द कंप्लीट होल रिप्रोडक्टिव लाइफ इन द 3 मेजर स्टेजेस, दैट इज द प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इन 3 स्टेजेस में डिवाइड करें एंड डेफिनेटली यू विल गेट द कोर कंसेप्ट, राइट। कोर कंसेप्ट आपके हाथ में आ जाएगा बिकॉज प्री रिप्रोडक्टिव में आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ प्री रिप्रोडक्टिव की, then pre-reproductive basically constitute the gametogenesis, right? Afterwards the gamete transfer। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्री रिप्रोडक्टिव में बेसिकली क्या होता है, सिंगेमी एंड जाइगोट फॉर्मेशन। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव निकल करके आएगी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस एंड देन पार्टियोलेशन, सीड फॉर्मेशन, दीज टॉपिक्स, राइट। ये वाले पॉइंट्स किस में निकल करके आए आपके, किसी में भी, इधर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स में हो जाए या फिर आपका तीसरा वाला जो चैप्टर निकल करके आया दैट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर ये वाला निकल करके आए तो इन दोनों में भी लमसम ये कोर कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। आपको तैयार करनी है ये वाली चीज़ें दोनों में,
फ्लावरिंग प्लांट्स में भी प्री रिप्रोडक्टिव की बात की जाए तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस किस तरीके से हो गया। आफ्टरवर्ड्स अगर फ्लावर है तो फ्लावर के इंपॉर्टेंट रोल्स कौन कौन से हैं, किसका क्या क्या रोल होता है, फर्दरमोर दीज थिंग्स। आफ्टरवर्ड्स इनमें पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि एनसीईआरटी की चीज़ें बड़ी बड़ी कॉमन सी, जैसे कि विंड पॉलिनेशन किस में होना है, वाटर पॉलिनेशन किस में होता है, हाइड्रोला, वेलिस्टेरिया, जोस्टेरा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अलोंग विद द डायग्राम्स। क्योंकि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप करना है तो थ्योरेटिकल पोर्शन को इस तरीके से कवर अप कीजिए, डेफिनेटली क्वेश्चन इनमें से फंसने के चांसेस रहते हैं। आफ्टरवर्ड्स जब इसमें कुछ चीज़ें और आप अपडेशन जाओगे, देन यू विल कम टू नो कि पॉलिनेशन, और इसी में कुछ चीज़ें और भी निकल करके आती हैं। जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक निकल के आया, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या तरीके हो गए कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इस वाले टॉपिक को पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फर्दर मोर इसके बाद में जो टॉपिक्स निकलते हैं, जैसे कि बोला कि पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस या एपोमिक्सिस, सीबीएसई इस तरीके के टेक्निकल टर्म्स पर क्वेश्चन पूछता है। सीड फॉर्मेशन कैसे हुआ, सीड्स जो है मोनोकॉट्स में सीड्स किस तरीके से, डाइकॉट्स में सीड्स किस तरीके से, ये डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। मोनोकॉट सीड का पूरा प्रॉपर आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मोनोकॉट सीड में एक हिंट दूँ, मोनोकॉट सीड में जैसे डाइकॉट सीड में कोटिलेडन्स होते हैं, मोनोकॉट सीड में क्या होता है, क्वेश्चन फूड स्टोरेज के लिए। नाउ क्वेश्चन क्या है कि जो फूड स्टोरेज होता है सीड में, फूड स्टोरेज इन मोनोकॉट्स, इस क्वेश्चन का आंसर देख, हाँ उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन बन जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। आफ्टरवर्ड्स आपको डायकॉट्स के बारे में बता रखा है, डायकॉट्स के डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम में जैसे कि रेडिकल प्लूमल कोटिलेडन, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन, है ना, ये सारी चीज़ें। फर्दरमोर जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ टारगेट करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेजरली कौन कौन सी चीज़ निकल करके आती हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा देखा जाए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे कि आपको बताया कि basically the complete chapter divided into the major three portion, that is the pre-reproductive, reproductive and the post-reproductive, and you have to target these concepts like कि अगर मैं बात करता हूँ प्री रिप्रोडक्टिव की, तो प्री रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे। प्री रिप्रोडक्टिव में बेसिकली आ गया गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस दोनों में, इधर इन द मेल और इन द फीमेल, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के, ये वाली चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। आफ्टरवर्ड्स इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है, जैसे 10th क्लास में भी वाला क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर एक अलग से सेपरेट वीडियो पहले से बना रखा है, मस्ट वॉच इट, आपका कंसेप्ट पूरा को डीपली क्लियर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले चीज़ें। गैमेटोजेनेसिस के बाद में दूसरा पॉइंट निकल करके आया गैमेट ट्रांसफर का, कि हाउ द स्पर्म ट्रांसफर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हाँ, वन मोर थिंग, along with the gametogenesis you also have to prepare the diagrams, right? डायग्राम प्रिपेयर करने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के along with the female reproductive system and proper labeling and their functions। सीबीएसई इन चीज़ों पर क्वेश्चन पूछता है। प्री रिप्रोडक्टिव के बाद में बात आती है रिप्रोडक्टिव की, रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें निकल करके हैं, दैट्स द सिंगेमी एंड द ज़ाइगोट फॉर्मेशन। एंड सीबीएसई में आस्क द क्वेश्चंस के व्हाट मे बी द प्लेस वेयर द एक्चुअल सिंगेमी प्रोसेस हैज बीन टेकन प्लेस एंड इट्स एक्चुअली द एम्पुलाइस्टमिक जंक्शन इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, इट मस्ट बी क्लियर टू यू, राइट। ये वाली चीज़ें रिप्रोडक्टिव वाले फेज में निकल करके आएंगे। आफ्टरवर्ड्स ज़ाइगोट फॉर्मेशन, ज़ाइगोट के डिफरेंट स्टेजेस, ऑल दीज कंसेप्ट्स मस्ट बी अंडरस्टैंड इन द टॉपिक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड एम्ब्रियोजेनेसिस में आप अगर अपने लेवल पर देखें 12th क्लास के लेवल पर, तो ज़ाइगोट, ज़ाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारी इसकी सारी चीज़ें बनती हैं। मोरूला, मोरूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है अ मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर, व्हाई इट इज नोन एज द मोरूला, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर लाइक ऑफ मलबेरी, राइट ना। मलबेरी से इंस्पायर्ड हुआ मोरूला। मोरूला इट्स usually consists of 8 to 16 cell stages that has been seen after the zygote formation, right? All the cells inside these structures are known as the blastomeres। उन सभी सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। फर्दर मोर अगला पॉइंट निकल करके आता है इम्प्लांटेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इम्प्लांटेशन। सीबीएसई यूजुअली आस्क क्वेश्चंस ऑन द पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी कि इम्प्लांटेशन मतलब क्या होगा। यू हैव टू क्लैरिफाई कि हाँ व्हाट मे बी द मीनिंग ऑफ द इम्प्लांटेशन। आफ्टरवर्ड्स इम्प्लांटेशन के बाद में प्रॉपर्ली क्या होगा। अच्छा, इम्प्लांटेशन वाली जो चीज़ रहेगी इसमें थोड़ा सा और इसको डीप में पढ़िएगा जिस तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है, बिकॉज इम्प्लांटेशन यूजुअली टेकिंग प्लेस इनसाइड द यूटेराइन वॉल, ओके ना। तो यूटेराइन वॉल में क्या होता है कि फीटस से निकलने वाले फिंगर लैग प्रोजेक्शंस, है ना, एंड यूटेरस से निकलने वाले फिंगर लैग प्रोजेक्शन, दे बोथ यूनाइट एंड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रक्चरल एक्ट, ओके ना, एंड दैट हेल्प्स इन द प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग
फिटस, राइट। ये सारे के सारे पॉइंट्स अलॉन्ग विद दैट के इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंट इज वन ऑफ द मेजर या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ओवरऑल चैप्टर कि प्लेसेंटा क्या हुआ, व्हाट मे बी द hormones released by the placenta. Placenta is usually a temporary endocrine gland that forms inside the in the female only at the time of the pregnancy, right. Hormones released from the placenta, it must be very clear to you, it's HCG, HPL, है ना, ह्यूमन कोलिनोक्रोनोट्रोपिन एंड द ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड ऑल दीज थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट एक ट्रेंड और चल रहा है एग्जाम में, दैट इज के पेपर में केस बेस्ड स्टडीज आती हैं। केस बेस्ड स्टडीज में ये वाली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ ए female finds herself to be pregnant with the help of pregnancy kit, so what may be the hormone that is actually responsible to identify या to diagnose it, राइट ना। इस चीज को पता करने में हार्मोन कौन सा निकल करके आता है, तो सो द मेजर आंसर इज HCG, it's HCG, the primary hormone that actually helps in the pregnancy kit, राइट। प्रेगनेंसी किट में जो हार्मोन अपना रोल प्ले करता है बताने के लिए, इट्स HCG, ह्यूमन कोलिनोक्रोनोट्रोपिन, जो हार्मोन बनता है जिसकी वजह से सारा का सारा काम होता है। अलॉन्ग विद दैट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो रोल आता है ना, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, दिस कंसेप्ट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, ओके ना, एक बार उस चीज़ को देख लीजिएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ओवरऑल गेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस के अंदर में 9 मंथ्स का होता है, एंड ड्यूरिंग दीज 9 मंथ्स देयर आर मल्टीपल चेंजेस दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस इनसाइड द डेवलपिंग फीटस। जैसे कि जिस हिसाब से आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्राइमरी स्टेज में हार्ट बीट फॉर्मेशन होना है, एंड लेटर ऑन धीरे धीरे ऑर्गन्स बनेंगे और डिजिटलाइजेशन होना है, फिंगर्स वगैरह, ऑर्गन्स और वेरियस थिंग्स। आफ्टरवर्ड्स क्या हो रहा है, पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप इज योर लैक्टेशन। लैक्टेशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट या एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो व्हाट मे बी द व्हाई, जैसे केस बेस्ड स्टडी में आ गया कि व्हाई द मदर्स मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्फेंट, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही जरूरी क्यों है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द मदर्स मिल्क। एंटीबॉडीज मदर्स मिल्क में कौन सी होती हैं, ये एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके बताएं। अलॉन्ग विद दैट कि जो मदर मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क यूज होता है, उस मिल्क को क्या नाम देते हैं, राइट। हिंट मैंने दे दिया सी से, बाकी के नाम आप पूरा करें, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करके बताएं। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। Within minutes, the chapter has been completed. Furthermore, the next chapter is the reproductive health. It's completely theoretical. Reproductive health में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चार्ट की हेल्प से आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो सकती हैं। इसमें आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी है कि हाँ जी, हाउ टू अवॉइड कंसीव, प्रेगनेंसी को अवॉइड कैसे किया जाए, प्रेगनेंसी को रोका कैसे जाए। मेजरली 2 मेथड, वन इज द टेम्परेरी, अनदर वन इज द परमानेंट। परमानेंट मेथड्स में 2 चीज़ें निकल करके आती हैं, एक तो हो जाती है सर्जरी, और दूसरी जो चीज़ निकल करके आती है दैट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टेम्परेरी मेथड में कौन कौन से मेथड निकल करके आते हैं कि जैसे नेचुरल, राइट, बैरियर बेस्ड, केमिकल बेस्ड, ओके ना, ये सारी की सारी चीज़ें। सर्जरी में अगर बात की जाए, सर्जरी में 2 तरीके की सर्जरी, वन इज द वेसेक्टमी, अनदर वन इज द ट्यूबेक्टमी। बोथ हैज बीन डिफाइंड इन द NCERT बुक, राइट। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रॉपरली फिनिश कर देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक में सेफ है, सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर की लाइफ को रिस्क होता है। नेचुरल में भी कई सारे मेथड निकल करके आते हैं, बेसिकली 3 नेचुरल मेथड में, बेसिकली 3 तरीके के मेथड, दैट इज द कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और लैक्टेशन इमीडिया। तीनों इस तरीके से एक लाइन में चीजें, कंसेप्ट पता होना चाहिए। बैरियर मेथड में जैसे कि फिजिकल बैरियर्स हो गए, केमिकल बैरियर्स हो गए, राइट, डिफरेंट तरीके के डोजेज हो गए, कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। एनसीईआरटी में चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट के हेल्प से आप इसको पूरे तरीके से कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एनसीईआरटी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द आर्ट। Art stands for assisted reproductive technologies. If a couple is impotent by any mean, either the male is defected or the female is defected, so in that case, if they want to conceive, if they want to be pregnant, then there are different techniques that can be आप कह सकते हैं कि adopted by them, right, कि अगर गैमेट नहीं बनना है तो गिफ्ट है, अगर जाइगोट नहीं बनना है तो जिफ्ट है, अगर फीमेल के यूटेरस में किसी चीज़ का ट्रांसफर कराना है इट्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अगर मेल के स्पर्म कम है या मेल के स्पर्म प्रॉपरली मोटाइल नहीं है तो फीमेल को उनके अंदर में डायरेक्टली इंजेक्शन करवाते हैं, इट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ और निकल करके आती है, इट्स जैसे स्पर्म इंजेक्शन वाली की इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट, ये वाली चीज़ भी एक निकल करके आती है। सो गो फॉर इट, एक बार इन चीज़ों को पढ़िएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेजरली रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से या फिर आप ये कहें कि पहली यूनिट से हो सकती है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके
कोर कंसेप्ट को टच करती हुई जाएंगी एंड हार्डली इट टेक्स अराउंड 15 मिनट्स एंड 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट इसका पार्ट सेकंड भी मैं जल्दी ही रिलीज करूंगा, जिसमें मैं दूसरी थियोरेटिकल यूनिट्स के बारे में बताऊंगा कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इसका एक थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें ये चीज़ों को बताया जाएगा कि हमारी जो टेक्निकल यूनिट्स हैं, टेक्निकल यूनिट्स को कवर कैसे किया जाए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।